एक कंपनी आपका रजिस्टर्ड कंपनी है? हाँ, रजिस्टर्ड है। गवर्नमेंट के किस डिपार्टमेंट को अप्रोच करना पड़ता है रजिस्टर करने के लिए? मतलब आपने खुद ही रजिस्टर करवाया था कि किसी का हेल्प लिया था? तो मतलब इनकॉर्पोरेशन में कितना टाइम लग गया था आप? इनको अगर बीच में कुछ डिस्प्यूटेड पार्ट होगा, जैसे कि अगर आपने जो नाम चूज किया है तो वो नाम अगर उस पर ट्रेडमार्क होगा। तो जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जैसे कस्टमर लोग आपके प्लांट खरीदते होंगे या वो लोग खरीदने जाते होंगे मार्केट में, तो वो लोग को क्या ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सा प्लांट उनके घर के लिए सही है और कौन सा प्लांट मतलब चूजी कैसे बने, मतलब क्या साइकोलॉजी रहती है, थोड़ा ये बताएंगे? फ्रेगनेंस पे 2-3 प्लांट का नाम बताइए। और हवा उस साइड से अगर आ रही है तो आपके पूरे घर में फैल जाएगा। अगर आपके घर में एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी होगी, सही है, तो प्लांट आपका सर्वाइव नहीं करेगा। ऐसा बात है? ऐसा भी होता है। अच्छा, फोन यूज करते हैं तो इसके वजह से जो फ्रिक्वेंसीज है, रेडिएशंस निकलते हैं, सही बात है। तो वो सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। वाओ, कौन सा प्लांट सजेस्ट करोगे दिल्ली वालों पॉपुलेशन के? और कोशिश करो कि प्लांट्स को आप डस्ट भी मत बैठने दो प्लांट्स पे। डस्ट? हाँ, डस्ट मतलब इट्स नॉट हेल्दी फॉर प्लांट। कि दिल्ली का जो सिचुएशन अभी चल रहा है, हाँ, तो दिसंबर का टाइम जब भी आता है, कार्बन क्रेडिट अभी 2030 का विजन रखा गया है कि जीरो कार्बन करने का। हाँ, यस। तो उसके बिहाफ पे ये टर्म आया हुआ है और ये टर्म इंटरनेशनल प्रोसेस का है। प्रीवियस बजट में जो 25-26 का बजट अनाउंस किया जा रहा था, हाँ, उसमें एक टर्म है नेचुरल फार्मिंग, तो उस वजह से डिले हो सकता है। ट्रेडमार्क वाला बात बता रहे थे, तो ट्रेडमार्क मतलब फाउंडर को सोच के लेना चाहिए ना, मत वेरीफाई करेगा कि उसका एक गवर्नमेंट का खुद का पोर्टल है। सर्विस देने से पहले ही रजिस्टर कर दिए थे। हाँ। सेपरेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। करंट अकाउंट है हमारा, क्योंकि जो प्लांट्स बिक गए हमारे उस फर्स्ट लॉट में, वो बिक गए बालेवाड़ी पुणे, ओके, तो वहाँ से स्टार्ट किया था। देन 6 महीने बाद हमने पुणे के सेंट्रल एरिया में मूव किया। कांग्रेचुलेशन भाई। थैंक यू सर। प्लांट ऑन रेंट ऐसे होता है कि आपकी जैसे ऑफिस है, तो अभी जैसे आप यहाँ पे प्लांट्स रखे हैं, अभी करंटली हम 12 कंपनी के साथ में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिसमें हमारा करीबन 600 से 700 प्लांट्स ऑलरेडी रेंट पे चल रहा है। आजकल का एक ट्रेंड आ चुका है लाइट एसेट मॉडल। क्या? लाइट एसेट मॉडल। ठीक है। कंपनी क्या करती है कि जैसे एमएनसीज कंपनी है, तो एमएनसीज कंपनी ज्यादातर फोकस करती है कि ऑन एसेट को कम रखती है। वो आपका ज्यादा से ज्यादा बुकिंग कैसे होती है? ऑफलाइन थ्रू ऑफलाइन होती है? कोई रियल एस्टेट का बिल्डिंग बन रही है, हाँ, तो उस बिल्डिंग में जो प्लांटेशन का पार्ट होता है, कॉर्पोरेशन का जो मैंडेटरी एरिया होता है कि आपको इतने प्लांट्स लगाने ही पड़ेंगे। सही बात। तो उसका करना है। देन उसके एमिनिटीज पार्क जो होते हैं, जैसे बड़ी सोसाइटी से तो एमिनिटीज बनाते हैं अंदर, यस, कि लॉन एरिया है, पार्क एरिया है, गार्डन एरिया है, वॉकिंग एरिया है। जी, जैसे कस्टमर आपको अपडेट देता है कि मेरा प्लांट मर रहा है, गार्डनर की क्वालिफिकेशन क्या देखते हैं आप? चाहे आपको प्लांट्स को लेके हो, फर्टिलाइजर को लेके हो, चाहे आपको जो है पेस्टिसाइड्स को लेके हो, चाहे आपको गार्डनर्स के लेकर के हो, या आपको इवन किसी प्लांट्स के बारे में उसके फिजियोलॉजी को पढ़ना है। सिटी माली का फाउंडर हैं। यस। तो मैं आपका टॉप 3 विजन जानना चाहूँगा। आपके सिटी माली के थ्रू आप क्या मतलब अचीव करना चाहते हैं? इंडिया का जो यूथ है जो 20 ईयर्स का है, और उसको आप क्या एडवाइस दोगे यहाँ से, मतलब कि बिजनेस के बारे में? Hey guys, welcome to Papa Sorry. It's a platform where we discuss a different career path of an individual. And आज के पॉडकास्ट में हम लोग एक काफ़ी यूनिक कैरियर डिस्कस करने वाले हैं। Let me introduce my guest guys. तो सर, वेलकम ऑन पापा सर। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग। पॉडकास्ट का जो फॉर्मेट है वो काफ़ी मतलब कैजुअल और अनफिल्टर्ड टॉक करने की कोशिश करता हूँ मैं। आप अपना ना रॉ एक्सपीरियंसेस इस पॉडकास्ट में शेयर कीजिएगा, ठीक है? जो भी आप कर रहे हैं प्रेजेंटली, वो सब पूरा रॉ एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। ऑडियंस हमारी, उनको कुछ सीखने को मिले। मैं आपसे पहले क्वेश्चन इस पॉडकास्ट का ये पूछना चाहूँगा, फर्स्ट 10 ईयर में कब? अगर फर्स्ट 10 ईयर की बात करें तो सबसे पहला जो मेरा 5 to 6 ईयर्स निकला, वो मेरा ननिहाल में निकला। ननिहाल प्लेस का नाम? ननिहाल में ताराबंज गोंडा डिस्ट्रिक्ट है, जो अयोध्या से जस्ट बाजू में ही है। मतलब कितना, 5 किलोमीटर? अयोध्या से जो है होगा 30 से 35 किलोमीटर करीब सेम साइड। वहाँ पे मेरा 5 to 6 ईयर्स निकाला। उसके बाद फिर मैं अपने घर पे जो है पापा पे घर है, वहाँ पे रहने लगा। अच्छा। तो वहाँ पे दादा दादी के साथ में मैं रहता था, मम्मी भी रहती थी। ओके। एंड हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर? मैं 3 भाई एंड 1 बहन है। तो मैं सेकंड हूँ, मुझसे बड़े भाई हैं मेरे। सही।
एंड मुझसे छोटा सिस्टर है, मुझसे उससे छोटी फिर भाई है। ठीक। तो टोटल हम लोग 3 भाई 1 बहन है। ओके, तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे आप चाइल्डहुड का एक्सपीरियंसेस बताइएगा कि आप जैसे सिबलिंग्स आप हैं, कहाँ पढ़ते थे, मतलब स्कूल में जाते थे तो मतलब एक साथ जाते थे ब्रदर एंड सिस्टर? स्कूल की बात करें तो मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो गांव में जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं तो उसमें हुआ है, जिसमें हम मैं और मेरा सिस्टर और छोटा भाई थे। उसके कुछ टाइम बाद में सिस्टर जो छोटा भाई था वो पापा के साथ में दिल्ली मूव कर गए। ओके। हाँ, एंड सिस्टर थी कुछ दिन तक, तो वो भी स्कूलिंग साथ में होती थी। देन सिस्टर भी कुछ टाइम के बाद में पापा के साथ दिल्ली मूव हो गई। तो मैं अकेले दादा दादी के साथ में रहता था। मेरा प्राइमरी स्कूलिंग कंप्लीट हुआ, देन हम जूनियर हाई स्कूल में जंप किए, तो वो भी मेरा गांव से ही कंप्लीट हुआ। अच्छा, तो आपने 10th कौन सी ईयर में कंप्लीट किया? 10th हमारा कंप्लीट हुआ है जो है 2014 में। 2014 में। 14 में। और उसके बाद आप कौन से स्कूल में था आपका 10th? 10th हमारा हुआ है श्री गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज में हुआ है, नवाबगंज पूर्णा में। ठीक है, और उसके बाद आपने 12th किया? उसके बाद में 12th भी वहीं से किया हमने, जो मेरा 16 में कंप्लीट हुआ। देन हम लोगों ने एक 5 लोगों का ग्रुप बना था, जो हम लोग 10th और हाई स्कूल 10th और इंटरमीडिएट को एक ही साथ पास आउट किए थे। ठीक। तो हम लोगों का क्या था कि फोकस था साइंस बैकग्राउंड में जाने का। ओके, 10th के बाद? 10th के बाद ही नहीं। ओके। तो इंटर में हमारा बैकग्राउंड फोकस था कि हम लोग पीसीएम से स्टडी करेंगे। मेरे साथ मेरे गांव के ही एक लोग और थे, मिस्टर लोकुस पांडे जी। ठीक है, तो उन्होंने मुझे गाइडेंस दिया और मेरा एडमिशन क्या हुआ कि हमने एडमिशन लिया मैथ सब्जेक्ट से। ठीक है, 12th का 11 में जो हमने फॉर्म भरा तो हमने मैथ से फॉर्म भरा, और उनकी बनती थी एग्रीकल्चर की जो क्लास टीचर थी उनसे अच्छी बनती थी। उन्होंने मेरा फॉर्म मुझे बिना बताए मेरा फॉर्म मूव करवा दिया एग्रीकल्चर से। हैं? हाँ, अच्छा। तो एग्रीकल्चर से मूव करवा दिया और देन मेरा एडमिशन हो गया। तो फाइनल में जो फाइनल लिस्ट आती है, क्लास टीचर असाइन किए जाते हैं, तो उसमें मेरा सेक्शन चेंज हो गया। सेक्शन चेंज? हाँ, जबकि मैं 8 से 10 दिन तक मैं क्लास भी ले चुका था अपना। अच्छा, कौन से पीसीएम में? पीसीएम। ओके ओके, वो सही। तो जब जुलाई में एडिशन सारे क्लोज हुए और जब फाइनल सेशन स्टार्ट होना हुआ तो उसमें पता लगा कि मेरा क्लास ही चेंज हो चुका है, मेरा क्लास टीचर भी चेंज हो गए। तो ऐसा हुआ। देन फिर हमने वहाँ से एग्रीकल्चर को कंटिन्यू किया। 10th के बाद में क्या होता है कि जो कॉलेज था वो वहाँ पे 3 सब्जेक्ट से स्टडी होती थी। ठीक है, एक होता है कि आपको अगर आर्ट से स्टडी करना है तो उसमें मैथ जो होती है हाई लेवल की मैथ न लेकर के नॉर्मल मैथ हो जाती है। ठीक है, जो स्टैटिक्स स्ट्रांग होता है उसका, बाकी नॉर्मल रहता है। देन होता है कि पीसीएम से आप एक जा सकते हो। देन है आप जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया, उसके साथ ही साथ में आप बायोलॉजी जूलॉजी में जा सकते हो। एंड एक होता है एग्रीकल्चर भी रहता है। तो एग्रीकल्चर में क्या होता है, एग्रोनॉमिक एनवायरनमेंट हो जाता है। ओके, उसमें क्या रहता है कि सब्जेक्ट जो पीसीएम हमें पढ़ाया रहता है वो पीसीएम हमें मेन स्ट्रीम की ना पढ़ा करके एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने उसमें यूज हो कुल है वो फिजिक्स हमें पढ़ाई जाती है, वही केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। तो इस हिसाब से वो मेन स्ट्रीम नहीं हो रहा था। समझ गया मैं समझ। तो आपने ये सब्जेक्ट लिया तो आपको तो मतलब आपने तो चूज ही नहीं किया उस चीज़ को? सही। यस, बिल्कुल चूज नहीं किया। एंड देन बट क्या था कि आपने इंटरेस्ट कैसे डेवलप किया? इंटरेस्ट ऐसे डेवलप की कि मैं गांव में दादा दादी के साथ में रहता था, तो साथ में मैं खेती भी करता था दादा दादी के साथ। ठीक है ठीक है। तो गांव में जो जब मैं करीबन 12 साल का हो गया तब से मैं खेती करना भी स्टार्ट कर दिया था। तो दादा के साथ में खेत में जाना 12 साल से? हाँ, कौन सा खाद डाल ले, कौन सा बीज डाल ले, तो आपको नॉलेज थी? तो इस सब से नॉलेज थी, उस हिसाब से वो इंटरेस्ट बिल्ड हो गया। मोस्टली फरवरी मार्च में एग्जाम होते हैं यूपी बोर्ड के। सही बात। 12th का कंप्लीट हो गया। देन उन्होंने आपने कौन सी ईयर कंप्लीट? हमने 12th कंप्लीट किया 16 में। 16 में किया? 16 में किया। ठीक है, 2016 में। तो जो अभी मैंने बताया कि जिन्होंने मेरा फॉर्म चेंज कराया था वो ऑलरेडी आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या में ऑलरेडी वो स्टडी कर रहे थे। अच्छा अच्छा, तो सीनियर थे मतलब? हाँ, वो सीनियर थे। स्टूडेंट ही मतलब? स्टूडेंट ही तो और हमारी उनकी बॉन्डिंग भी अच्छी थी, रिलेशनशिप अच्छी है, अभी भी है। तो क्या नाम था? नाम बताया? मिस्टर लोकुस पांडे। ओके, हाँ। अभी वो एक रज्जू है यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद में, तो अभी वहाँ पे वो ऑलरेडी प्रोफेसर है। सही है, बढ़िया। उसके बाद में फिर उन्होंने हमारा एक यूपी कैडेट करके एग्जाम होता है यूपी में। क्या होता है? यूपी कैडेट। ओके। तो यूपी कैडेट एग्जाम में 4 यूनिवर्सिटी आती हैं,
एक आचार्य नरेंद्र कृषि पृथ्वी विश्वविद्यालय कुमार गया आता है, सही। दूसरा चंद्रशेखर आज़ाद आता है, एंड एक है सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी आती है, एंड फोर्थ बांदा यूनिवर्सिटी आती है जो बांदा में है। तो ये 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आती है उस इंट्रेंस एग्जाम के अंदर। तो इन मतलब आपने 12th के बाद आप ग्रेजुएशन करोगे तो आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड वाली फील्ड में ही कर सकते हो ना? यस, तो एग्रीकल्चर वाले फील्ड में ही कर सकते हैं। तो उसी समय हमारा प्रिपरेशन साथ में, हम 12th के साथ में एनसीसी भी कर रहे थे। अच्छा, तो उसका हमारा कैंप लगा था जून मंथ। आपने एनसीसी कर रखा है? एनसीसी भी कर रखा है, मतलब सर्टिफिकेट है आपको? सर्टिफिकेट है, 20 सर्टिफिकेट है हमारे पास। अच्छा। तो आपने उसमें लेवल होता है एनसीसी में? हाँ, एनसीसी में 3 लेवल होता है। 3 लेवल होता है। थर्ड सारा ये हमारा सेकंड है, बी ग्रेड है, एंड उसके ऊपर होता है सी लेवल होता है। तो सी लेवल सबसे टॉप लेवल होता है। ओके। तो मुझे आप ये बताइए कि एनसीसी का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि एनसीसी ने आपको आपकी पर्सनालिटी को बिल्ड करने में कैसे हेल्प किया। मतलब ऐसा कुछ बता सकते हो कि मतलब एनसीसी से आपको कुछ फ़ायदा हुआ? एनसीसी से अगर देखा जाए तो बहुत बेटर फ़ायदा हुआ। उसका एक हेल्दी लाइफ स्टाइल का बेनिफिट मिलता है। साथ ही साथ में आपको वहाँ पे फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरीके से आपको स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। अच्छा, तो क्या मतलब कि स्कूल वाले ऑटोमेटिकली आप कैसे ज्वाइन किए थे? हमारे जो इंटर कॉलेज था ऑलरेडी वहाँ पे जो 10th तक रहते थे तो 10th वालों के लिए स्काउट्स होता था, एंड जो है उसके अब जो 11th और 12th में रहते थे तो उनके लिए एनसीसी होता है। तो एनसीसी के लिए जब सिलेक्शन हो रहा था तो हमने पार्टिसिपेट किया उसमें। तो पार्टिसिपेट किया तो मेरा सिलेक्शन हो गया। तो जब सिलेक्शन हो गया तो फिर हमने उसको भी कंटिन्यू रखा। तो उसका क्या होता था कि जब 4 बजे क्लासेस क्लोज हो रही सारी, उसके बाद उसके स्टार्ट होते थे। अच्छा, तो कितना दिन? तो उसको 2 घंटे क्लासेस उसकी एडिशनल होती थी, तो वो अटेंड करना पड़ता था। और घर से वो कॉलेज था मेरा करीबन 15 किलोमीटर दूर था। है? हाँ, तो जब 4 बजे से 4 से 6 वो एनसीसी का क्लासेस अटेंड करते थे, उसके बाद में फिर घर जाते थे। तो घर पहुँचते पहुँचते समझ लो कि 7 बज जाता था। सही है। तो जब यूपी कैडेट का पेपर निकला, हाँ, उस इंट्रेंस एग्जाम पेपर निकला, तो उन्होंने ऑलरेडी मेरा फॉर्म फिलअप कर दी। ठीक। मुझे नहीं किया था? उन्होंने ही कर दी, और उन्होंने कर दिया। उन्होंने सीधा डेट बताया कि इसका जो है आएगा एग्ज़ाम इस डेट को है, और इसका एडमिशन पास निकल के और आपको एग्ज़ाम देना। एग्ज़ाम दे के भी आगे गए तो 1.5 से 2 महीने बीच में जो कूलिंग पीरियड होता है रिजल्ट आने से पहले का, उस पीरियड में जाके कानपुर में हमने थोड़ा सा इंट्रेंस एग्ज़ाम की स्टडी भी किया। वो भी उन्होंने पूरा लाइनअप कराया। हाँ, तो कराने के बाद में स्टडी किया वहाँ पे और एग्ज़ाम दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा निकल गया। हाँ, सेंट मेरीज निकल गया। हाँ, तो वहाँ पे मुझे हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट मिला। अच्छा, उसमें आप एंट्रेंस क्लियर करने के बाद जब एडमिशन कर रहे थे तो उस टाइम आपने सब्जेक्ट का चॉइसेस था आपके पास कि सब्जेक्ट का चॉइसेस 2 तरीके से होता है। एक होता है कि अगर आप टॉप रैंकेड है तो आपको सब्जेक्ट पे चॉइस करने का पूरा ऑप्शंस होता है, और इवन कॉलेज भी चूज करने का ऑप्शन होता है। अच्छा, बट अगर आपने जो है मीडियम में या रैंक के अनुसार, तो एक जब सीट्स क्लोज हो रही होती है तो आपको वहाँ पे सब्जेक्ट भी चूज नहीं कर सकते, बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा, और बाय डिफ़ॉल्ट कॉलेज भी मिलता है। सही। तो उस केसेस में क्या हुआ कि मुझे सेकंड रैंक, हमारा जो यूनिवर्सिटी था उस टाइम पर सेकंड रैंक भी थी, और उस 4 यूनिवर्सिटी में से, और मुझे हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट मिल रहा था। तो मैंने फिर उसी समय ले लिया, सोच के लिया कि अगर मैं 1 साल का फिर से प्रिपरेशन करता हूँ, एंड प्रिपरेशन ड्रॉप नहीं है? ड्रॉप नहीं है, तो 1 साल के प्रिपरेशन के बाद में भी कोई गारंटी नहीं है कि एग्रोनॉमी ही मिलेगा। एग्रोनॉमी टॉप है? एग्रोनॉमी जो टॉप होता है, मतलब एग्रोनॉमी मतलब पूरा एग्रीकल्चर आ है। ओके। और जो हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर एक डिवीजन है। एग्रीकल्चर के जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर 7 सब्जेक्ट्स हैं। हाँ, तो आप सातों सब्जेक्ट का नाम बताइए। तो उसमें से जो 7 सब्जेक्ट है, एक हो गए, उसमें एक एंटोमोलॉजी आता है, हॉर्टिकल्चर आता है, सॉइल साइंस आता है, उसी के अंदर में आता है, क्रॉप फिजियोलॉजी आता है। 7 मेजर सब्जेक्ट्स आते हैं उसमें, तो आप हाँ, तो उसमें आपने हॉर्टिकल्चर चूज किया है? यस, हॉर्टिकल्चर चूज। हाँ, तो आप मुझे ये बताइए कि फर्स्ट ईयर ऑफ आपका ग्रेजुएशन में जो हॉर्टिकल्चर चूज किया था, तो आप क्या पढ़ते थे फर्स्ट ईयर में? करीबन 8 से 9 सब्जेक्ट्स थे जो मेजर सब्जेक्ट्स रहते थे। तो उसे फर्स्ट ईयर की जो फर्स्ट सेमेस्टर थे उसमें से सारे सब्जेक्ट जो ज़्यादातर थे वो इंट्रोडक्टरी वाले थे, कि उनके सब्जेक्ट को इंट्रोडक्शन मिलता था कि इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, और जैसे हम कोई क्रॉप
क्रॉप के बारे में पढ़ रहे, तो उनकी डीप एनालिसिस उसमें उतना नहीं होती थी। ठीक है। उनके हम इंट्रोडक्शन पढ़ते थे, बट ऐसे ऐसे जैसे हम सेकंड सेमेस्टर में गए तो सेकंड सेमेस्टर में फिर प्रिंसिपल्स आ गए कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट से जाकर के हम सीधा प्रिंसिपल्स पे जा रहे हैं कि हम उनकी थ्योरीज को डीप में स्टडी कर रहे हैं, डीप में पढ़ रहे हैं। देन थर्ड ईयर में सेकंड ईयर में गए तो सेकंड ईयर में जाने के बाद में फिर उसमें माइक्रोबायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, क्रॉप फिजियोलॉजी, ये सब पढ़ते हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स उसमें एक एक करके इम्प्लीमेंटेशन हो गए। प्लांट्स है, उसको अगर हमें जो है ग्रो करना है तो सबसे पहले हम सीड सोइंग करते हैं। सही है। यस, तो सीड सोइंग किए, फिर उसको पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, धीरे बड़ा हो रहा है। फिर जब बड़ा हो रहा है तो उसमें हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। नॉलेज मिलता था उस हिसाब से उसी स्टेज में जब हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसी स्टेज में वो भी ग्रो कर रहे हैं कि हम पहले सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे हैं, फिर हम थोड़ा सा डीप रिसर्च में जा रहे हैं, डीप एनालिसिस कर रहे हैं, डीप स्टडी कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन फेज हम पढ़ रहे हैं तो उसमें फिर इंसेक्ट पेस्ट का अटैक होगा तो उससे कैसे बचाव करना है। फिर उसके बाद में वेदर कंडीशंस, डैमेज आ रहा है तो उसको कंट्रोल कैसे करना है। सही। ये चीज़ें हो गई। 3 ईयर का हमारा एकेडमिक एजुकेशन होता है कॉलेज में। 4th ईयर होता है एक राबे होता है, रूरल हॉर्टिकल्चर वर्क एक्सपीरियंस करके प्रोग्राम होता है। उसमें एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। उसमें था कि हमारा जो था 7th सेमेस्टर्स में ELP प्रोग्राम था, एक्सपेरिमेंट लर्निंग प्रोग्राम होता है, जिसमें हमारा हॉर्टिकल्चर से था। तो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री में सबसे मेजर जो वर्क है वो होता है फूड प्रोसेसिंग का। सही है। क्योंकि इसमें हमारा जो फूड प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। फ्रूट हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, इनका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। बाहर ले जाकर के टूर कराया गया जहाँ पे आंवले से है, गुआर से है आप लोग। तो हम लोगों को 30 से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट है। सही है। तो उस डिस्ट्रिक्ट में आंवले का इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आंवले का वहाँ पे हैंड क्राफ्ट बोला जाए अगर तो बेटर होगा कि वहाँ पे ज़्यादातर मशीनरी का कम यूज करके हैंड से ज़्यादा बनाए जाते हैं। अच्छा। आंवले के मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाए, आंवले का लड्डू है, आंवले की बर्फी है, और आंवले का चूर पाउडर है, आंवले का जो है एक अचार बनाते हैं। अचार भी मल्टीपल फ्लेवर्स के बनाए जाते हैं। आंवले का मुरब्बा बनता है, तो मल्टीपल उसके होते हैं। आंवले का जूस भी बनता है। वैसे मैंगो को ले लो तो अभी भी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आंवले का प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है। अच्छा। और प्रतापगढ़, दोनों में ऐसा ज़्यादा। प्रतापगढ़ पास में? प्रतापगढ़, हाँ, जैसे आपने सुना उसी के पास में जौनपुर है। हाँ, तो मेरा भैया IPS है वहाँ के। प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ के, तो प्रतापगढ़ में पट्टी करके एरिया है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा रहता है। अच्छा।